जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी का पेपर जो कल आपका होना है, तो उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने जो सेलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर छपेंगे, तो यहाँ पर हमने लिया है, तो उसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे करके पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर छपेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो है हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रथम रचना एवं उनके रचनाकार। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर जो है बात करेंगे हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाए तो ये आपके बोर्ड परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में छपा, इस बार भी छपने के पूरी तरीके से चांसेस हैं। हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाएगा तो नहुस, और हिंदी का जो प्रथम नाटक नहुस किसके द्वारा लिखा गया है तो गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी की प्रथम कहानी पूछा जाएगा तो इंदुमती, और इसके जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी को भी कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना, कई किताबों में भी दिया गया, कभी कभी ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी, इसके जो लेखक हैं मुंशी इंसाल्लाह खां हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, रानी केतकी कहानी दोनों हैं। इसके जो लेखक है इंदुमती के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं, और जबकि रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है मुंशी इंसाल्लाह खां हैं। हिंदी के प्रथम खड़ी बोली की रचना, हिंदी की प्रथम खड़ी बोली की रचना अगर पूछा जाए तो यह है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा है, इसके जो लेखक हैं जटमल हैं, याद रखेंगे। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत पूछा जाए तो सरजू पार की कथा है, सरजू पार की कथा, इसके लेखक कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें से जरूर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे, ये याद रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर जो है ये हिंदी का प्रथम नाटक की बात करूँगा, और हिंदी की जो प्रथम कहानी इंदुमती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ पत्रिकाएं हैं जो हर साल रिपीट कर रहा है, तो उसमें जो मेन जो पत्रिका है वो आपके जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली जो पत्रिका है यहाँ पर देखेंगे सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादन है करता है, जो लेखक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और ये भी पूछा जाता है ये सरस्वती जो पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ, तो ये भी याद रखेंगे इलाहाबाद से। सरस्वती पत्रिका के संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है कहाँ से हुआ है, इलाहाबाद से हुआ है। और दूसरी पत्रिका आपका कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका आई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित किया गया है, और ये इसका जो प्रकाशन स्थल है काशी से हुआ, ये भी याद रखेंगे आपको। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ये कहाँ से देखने के लिए मिलता है, तो ये बनारस इसका प्रकाशन स्थल है। आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इसके लेखक हैं, और यहाँ से जो ये आपका जो कहाँ से, मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन स्थल है। अगला जो पत्रिका है कर्मवीर के लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी, ये कहाँ से प्रकाशन इसका हुआ है, तो जबलपुर से हुआ है, याद रखेंगे। हिंदी प्रदीप के जो लेखक हैं, जो पत्रिका के संपादन करता है वो बालकृष्ण भट्ट हैं, और यह जो पत्रिका कहाँ से संपादित हुई है, तो ये इलाहाबाद से हुई है। तो ये आपका इसमें से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपका एकदम बनेगा पक्का है, ये याद रखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूँगा तो इसमें जो है ये वाला सबसे ज़्यादा कवि वचन सुधा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो है हंस जो है, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सरस्वती तीनों, तो तीनों आपको याद रखना है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ें। इसमें से पत्रिका में 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है, तो इस बार मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका काव्य साहित्य से, अब तक चला गद्य साहित्य, तो काव्य साहित्य से जो है, काव्य साहित्य में ध्यान देंगे। हिंदी काल के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, हिंदी काल के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, तो यहाँ से बात करूँगा सबसे पहले आदिकाल। तो आदिकाल की बात करूँ तो आदिकाल में आपको बस इतना याद रखना, टोटल आपको नहीं पढ़ना। एग्जाम के समय आपको बस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही पढ़ना है, तभी आपका जो है नंबर बढ़िया आएगा। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो मेन आपका जो बोर्ड परीक्षा में एकदम बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, तो इसमें हमने सेलेक्ट किया है। तो आदिकाल में सबसे पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। आदिकाल के जो कवि हैं चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, बस आपको इतना जो पढ़ लेना है। बीसल देव जो रासो जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है। खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया? दलपति विजय। इसी तीनों में से आपका एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा ना, पक्का मान के चलिए जो है। बस आदिकाल में आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति काल में चलेंगे तो भक्ति काल के जो लेखक है, ये भी पूछा था, आदिकाल के लेखक में चंद्रबरदाई, नरपति नाल, दलपति विजय का नाम प्रमुख है, तो इसको याद रखेंगे। भक्ति काल के जो कवि हैं सबसे पहले कबीरदास, तो कबीरदास का ये साखी शबद रमैनी ये कई बार एग्जाम में छपा है, तो इसको याद रखेंगे। साखी शबद रमैनी जो है, जो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कबीरदास की रचना है, और कबीर ग्रंथावली भी कबीरदास की रचना है। भक्त काल के दूसरे कवि हैं सूरदास, तो सूरदास की जो रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इतना आपको पढ़ लेना है। तुलसीदास भक्त काल के कवि हैं, तो तुलसीदास का के जो मतलब तुलसीदास जो लेखक हैं, तो इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास। तो बस आपको आदिकाल और भक्ति काल में आपको इतना पढ़ना है। अब बात करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से बात करेंगे दोहावली, तो यहाँ दोहावली भी ये याद रखेंगे, दोहावली भी जो है इनके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा। अब यहाँ से जो है रीतिकाल में आपको क्या पढ़ना, तो रीतिकाल के जो कवि हैं भूषण हैं। छात्र साल दशक कई बार एग्जाम में पूछा गया, छात्र साल दशक किसके द्वारा लिखा गया? भूषण के द्वारा लिखा गया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये आचार्य केशवदास के द्वारा लिखा गया है। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र रचना है, बिहारी के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखेंगे। अब हम चल रहे हैं आधुनिक, बस रीतिकाल में बस आपको इतना पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम के समय में। अब हम चल रहे हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में जो है मैथिली शरण गुप्त जो है ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया है कई बार। तो साकेत जो रचना है, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। प्रिय प्रवास रस कलश, प्रिय प्रवास रस कलश हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। और ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे जो है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया है? चिदम्बरा एक रचना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया? तो चिदम्बरा जो है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया, ये रचना भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो है। चलिए फिर हम आगे बात कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में बस आपको इतना ही पढ़ना है। ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में एक चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई, अभी हमने बताया। चिदम्बरा जो कई बार एग्जाम में छपा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिदम्बरा जो है पूछा जाता है कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखेंगे चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, तो उर्वशी रचना पे जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा जो रचना महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, और इस पर जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। इस
तो अज्ञेय को जो है कितनी नाव में कितनी बार रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो बहुत है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसी चारों में से आपका एक एक क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। तो बस आपको इतना इसको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार में बस आपको इतना ध्यान देना है, आंगन के पार द्वार कई बार एग्जाम पूछा गया। आंगन के पार द्वार जो एक रचना है अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञेय, इस पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और काला और बूढ़ा चांद मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला और बूढ़ा चांद, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पे? काला और बूढ़ा चांद पे मिला है। ये आपको इतना तैयार कर लेना है। अब रस में आपको क्या पढ़ना है? तो रस में आपको जो है ध्यान देंगे, तो रस में आपको श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस कहते हैं, अब श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का आपको बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो संयोग श्रृंगार का जो एग्जाम्पल है क्या होता है? कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ये आपको संयोग श्रृंगार में बस आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण आपको ये याद रखना है। वियोग श्रृंगार जो होता है, तो वियोग श्रृंगार की बात करूंगा तो वियोग श्रृंगार में इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी दुख कथा श्याम को सुना देना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के विरह की घटना का जो है जिक्र किया गया, तो ये वियोग श्रृंगार इसमें है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना, उदाहरण याद रखना है। अब दूसरा जो रस आपका इंपॉर्टेंट है वो वीर रस है। इसी संयोग, इसी में जो श्रृंगार रस और वीर रस में एक मिल जाएगा। तो वीर रस का जो है, वीर रस किसे कहते हैं? तो उत्साह नामक अस्थाई भाव, यहाँ पे ये भी पूछा था इसका अस्थाई भाव क्या है। देखिए उत्साह नामक अस्थाई भाव है। तो जब, तो यहाँ से उत्साह नामक अस्थाई भाव है, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति होती है तो यह जो है वीर रस कहलाती है। पूर्ण रस की जो निष्पत्ति वीर रस कहलाती है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, साज चतुरंग सैन में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नागरन के, नदी नाद मद गैबरन के रलत हैं। तो ये आपका वीर रस का उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब मैं बात करूंगा छंद में आपको क्या पढ़ना है। बस आपको छंद में ज़्यादा दोहा पढ़ लेना है। छंद में ध्यान देंगे तो छंद में आपको क्या पढ़ना है? तो छंद में दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है। दोहा पढ़ना है। दोहा में हमने क्या, सोरठा में क्या होता है? प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। और सोरठा का जस्ट उल्टा होता है दोहा। तो दोहा में क्या होता है? प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका दोहा और सोरठा का आपको उदाहरण भी जो है तैयार कर लेना है। बस छंद में आपको दोहा और सोरठा पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अलंकार की बात करूंगा तो अलंकार में आपको कौन सा अलंकार पढ़ना है? तो अलंकार में जो है अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना है। वर्णों की बार बार आवृत्ति, हमने इससे पहले अगर ये वीडियो हमारा एक अलंकार का हमने बनाया, हमारे प्लेलिस्ट में है, तो जा करके आप लोग अलंकार में देख सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार वर्णों की बार बार आवृत्ति। यमक अलंकार ये इंपॉर्टेंट है, कनक कनक ते सौगनी मादकता आदि का है। श्लेष अलंकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रूपक अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। बस 1 2 3 4 5 इसी अलंकार में से आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपका अलंकार नहीं आएगा। संधि में बात करूं तो संधि में आपको स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि में कौन से संधि की बात करूंगा? दीर्घ संधि हो गया, तो दीर्घ संधि हो गया, वृद्ध संधि हो गया, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि पढ़ना है। और उसके बाद जो है एक व्यंजन संधि पढ़ लेना है। बस इसी में से आपका जो है ये पेपर में छप जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने
कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।